हेलो प्यारे बच्चों, पाठ राख की रस्सी की पहली वीडियो में हमने पाठ को अच्छे से समझ लिया था। इस वीडियो में हम पाठ के प्रश्नोत्तर और पाठ के बीच में से भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को आप स्वयं भी हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? तो इसका उत्तर होगा, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। वे यह सोचकर परेशान होते होंगे कि आने वाले समय में उनके बेटे का जीवन निर्वाह कैसे होगा और इस समाज में वह लोगों का सामना कैसे कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति उसके भोलेपन का लाभ उठा लेगा। अब दूसरा प्रश्न है इसी में, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? तो यदि मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो अपने बेटे को अनेक प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाती ताकि वह उनसे सीख ले सके और उसको समझाती और लोगों की पहचान करना सीखने में मदद करती। अब अगला प्रश्न, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो पहला है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा था ताकि वह दुनियादारी को समझ सके और अपने जीवन निर्वाह के लिए पैसे कमाना सीख सके, होशियार बने और मुसीबत का हल निकालना सीखे। इसी का ख प्रश्न है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? तो ख का उत्तर होगा, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ ही शहर भेजा ताकि वह समझ पाए कि धन कमाने के लिए बुद्धि का उपयोग आवश्यक है और शहर की वस्तुओं व वहाँ के चाल चलन को समझ सके। अगले प्रश्न में, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में भी पता करना है और पास पड़ोस में भी ऐसे व्यक्तियों से बात करनी है। तो इसका उत्तर होगा, घर के हमारे बड़े बुजुर्ग पहले गांव में रहते थे। शहर और गांव दोनों के अपने लाभ व हानि हैं, तो सभी अपनी सुविधा के अनुसार ही स्थान का चयन करते हैं। इसका उत्तर आपको स्वयं भी खोजना है। अब अगला प्रश्न, जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। तो इसमें हमारे पास दिया है गेहूं और जौ। तो हम चना, बाजरा, ज्वार और मक्का लिख सकते हैं। अगले प्रश्न में हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को दिए गए शब्दों में अलग अलग करना है। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान का नाम या वस्तु का नाम बताए, और जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो बहुत सारी वस्तुओं को एक साथ मिलाकर जो होती है वो बनती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास व्यक्तिवाचक है गेहूं और जौ, और इनको अगर एक साथ एक जगह पर हम रखना चाहें तो वो हो जाएंगे अनाज। तो अनाज हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। तो दिए गए शब्दों में छांटते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या क्या होंगी? लेह, क्योंकि स्थान है। जो धातु है वो जातिवाचक है। शेरवानी एक तरह की ड्रेस है तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक। भोजन जातिवाचक। तांबा व्यक्तिवाचक। खिचड़ी व्यक्तिवाचक और वेशभूषा जातिवाचक होगी। अब आपको जो भी आपने जातिवाचक संज्ञा छांटी हैं उनके उदाहरण भी लिखने हैं, जो कि अगला प्रश्न है। जैसे धातु है तो धातु में हम लिख सकते हैं सोना, चांदी, लोहा। आप और भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। भोजन, भोजन में रोटी, पुलाव, खीर, ये हम लिख सकते हैं। ये हो गई व्यक्तिवाचक। शहर जातिवाचक है और शहर में व्यक्तिवाचक क्या होंगे? जैसे दिल्ली, पटना, जयपुर। आप और भी शहर लिख सकते हैं जैसे गाजियाबाद, भोपाल। ऐसे ही वेशभूषा, जो हम ड्रेसेस पहनते हैं जैसे साड़ी, कमीज, फ्रॉक। आप और भी एग्जाम्पल्स इसमें
ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? आप भी बताइए। तो इसका उत्तर होगा, मंत्री को बेटे का काम पसंद तो आया था, किंतु जब उसे पता चला कि वह उसके बेटे की सोच नहीं थी बल्कि किसी और की थी, किसी और ने उसकी मदद की थी, तो उन्होंने ऐसा कहा। यदि उनका बेटा स्वयं यह करता तो वे बहुत प्रसन्न होते। अब अगला प्रश्न है, सींग और जो। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच दिए। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। इसका उत्तर है, भेड़ के बालों से ऊन बनाई जाती है और सींगों से सजावट का सामान बनाया जाता है। तो जिन लोगों ने ये खरीदे उन्होंने भी यही बनाया होगा। अब अगला प्रश्न है, नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनको आपको अपनी भाषा में दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं वह लिखना है। तो पहला है, चैन से ज़िंदगी चल रही थी। इसको हम लिख सकते हैं, ज़िंदगी आराम से कट रही थी। दूसरा है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, मतलब वह बिल्कुल होशियार नहीं था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसका उपाय बता देती हूँ। और चौथा है, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, उनकी चालाकी किसी काम नहीं आई। अब अगला प्रश्न लेते हैं, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। बच्चों, होशियार का अर्थ है समझदार। होशियार व्यक्ति हर काम को सोच समझकर करता है। चालाक का अर्थ है चतुर। चालाक व्यक्ति किसी भी प्रकार अपना काम करेगा, चाहे तरीका गलत हो या सही। भोला मतलब सीधा साधा। भोला व्यक्ति चालाक नहीं होता। और बुद्धू का अर्थ बेवकूफ़ होता है, जिसे कुछ ज्ञान नहीं होता। अब अगला प्रश्न है, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, और क्यों? तो लड़की समझदार भी थी और बुद्धिमान भी, क्योंकि उसने पहले समझदारी से समस्या को सुना और बुद्धिमानी से उसका समाधान किया। अब पाठ के कुछ छोटे छोटे प्रश्न करते हैं। राख की रस्सी किस देश की लोक कथा है? तिब्बत। दूसरा, लोनपोगार किस राजा के मंत्री थे? तो उत्तर है सोनगवसेन गापो। तीसरा है, मंत्री लोनपोगार ने अपने बेटे को कितनी भेड़ें देकर शहर भेजा? 100 भेड़ें। चौथा, लोनपोगार ने बेटे को शहर से क्या लाने को कहा? तो जौ के 100 बोरे। शहर में मंत्री के बेटे की मदद किसने की? एक लड़की ने। पहली बार लड़की ने जौ के बोरे क्या बेचकर खरीदे? तो भेड़ों के बाल। और 7वां प्रश्न है, दूसरी बार लड़की ने जौ के 100 बोरे क्या बेचकर खरीदे थे? तो वो है भेड़ों के सींग। 8वां प्रश्न, लोनपोगार ने लड़की को कैसी रस्सी बनाने को कहा? तो 9 हाथ लंबी राख की रस्सी। 9वां, लड़की ने मंत्री के सामने क्या शर्त रखी? शर्त थी राख की रस्सी को गले में पहनने की। 10वां, लड़की कैसी थी? तो लड़की बुद्धिमान थी। मंत्री का लड़का कैसा था? भोला भाला। 12वां प्रश्न है, दुनिया की छत किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा तिब्बत। तिब्बत कैसा इलाका है? तो तिब्बत बच्चों पठारी, खुश्क और ठंडा इलाका है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, तिब्बत के कौन से भाग में जंगल हैं? तो पूर्वी भाग। 15वां, तिब्बत में कुल कितनी झीलें हैं? तो इसका उत्तर होगा 1500। तिब्बत के पहाड़ों की क्या विशेषता है? तिब्बत के पहाड़ कई रंगों के हैं। सूरज की रोशनी पड़ने पर ये कई रंगों में चमक उठते हैं। तिब्बत की प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? वो है मानसरोवर झील। तिब्बत के पहाड़ों से कौन सी नदी निकलती है?
तो उसका नाम है सांगपो, जो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, तिब्बत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है लहासा। लहासा विश्व में क्यों प्रसिद्ध है? तो लहासा विश्व का सबसे ऊंचा शहर है। यह 3650 मीटर की ऊंचाई पर है। तो बच्चों, पाठ राख की रस्सी पूरा हुआ और अगली वीडियो में नए पाठ के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।